Okay, good afternoon. So, today's topic is Section 162 CRPC. Section 162 CRPC. तो एक बार कल की क्लास का एक बार मैं एक शॉर्ट रिकैप देती हूँ आपको. कल हमने पढ़ा था Section 160 and Section 161, which was the power of the police officer to record the statement of whom? Statement of those persons which he thinks he has a reasonable belief कि ये लोग facts and circumstances of the case से acquainted हैं. उन लोगों के स्टेटमेंट 161 में एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए थे इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड. सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड. तो ये हमने कल पढ़ा था. अब स्टेटमेंट्स आ चुके हैं पुलिस ऑफिसर के पास. नाउ व्हाट अबाउट दैट स्टेटमेंट? जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 161 में रिकॉर्ड किया है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे आज सेक्शन 162 में कि उस स्टेटमेंट को हम कहां यूज कर सकते हैं, कहां यूज नहीं कर सकते हैं. पुलिस ऑफिसर ने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है फॉर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए, सो दैट ही इज एबल टू मेक अ प्रॉपर पुलिस रिपोर्ट. तो उसने वो स्टेटमेंट्स इसी रीजन से रिकॉर्ड किए थे. बट अब उन स्टेटमेंट्स को हम आगे कहां यूज कर सकते हैं, उन स्टेटमेंट्स की एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एटसेट्रा. ओके, उनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? दिस हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 162 कि उन स्टेटमेंट्स को आप एक्चुअली यूज कहां कर सकते हो. आगे इंक्वायरी होगी कोर्ट में, ट्रायल होगा, तो क्या वो स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, एंड यूज कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, एंड व्हाई वी कैन नॉट यूज इट. सो एवरीथिंग उस स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू से रिलेटेड, दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे. ऑल राइट, मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूं अबाउट सेक्शन 162 एंड देन वील गो टू द बेयर सेक्शन. सो सेक्शन 162 is a bar or a restriction. Is a bar or a restriction. ये एक restriction है. Restriction about what? Restriction about using the statement recorded by the police officer in the course of investigation. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इस पूरे सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है यहां से और खत्म हुई है यहां पे, तो इस पूरे फेज में जितने भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे उन पे बार लगाता है सेक्शन 162. एंड व्हाट काइंड ऑफ बार? दैट वी विल गोइंग टू सी. ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे वो सारे स्टेटमेंट्स ही सेक्शन 162 में कवर होंगे. बट अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है सपोज FIR से, यहां पे पुलिस रिपोर्ट आ चुकी है, FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, आफ्टर दैट अकरेंस रिपोर्ट से, एंड देन सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर ने अपनी पुलिस रिपोर्ट फॉर्म कर ली है और पुलिस रिपोर्ट जेएम को दे दी गई है. पुलिस रिपोर्ट जेएम को दे दी गई है एंड हियर द जेएम हैज टेकन कॉग्निजेंस. The JM has taken cognizance on the FIR. The JM has taken cognizance on the FIR. So that means यहां से inquiry has been started. Inquiry has been started मतलब यहां पे इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, इंक्वायरी शुरू हो चुकी है. एंड देन यहां पे आती है चार्ज फ्रेमिंग.
चार्ज फ्रेमिंग के बाद द ट्रायल स्टार्ट्स, चार्ज फ्रेमिंग के बाद द ट्रायल स्टार्ट। तो बेसिकली सेक्शन 162 जो है वो सिर्फ एफआईआर से लेके पुलिस रिपोर्ट तक ही एप्लीकेबल होगा। एफआईआर से लेके पुलिस रिपोर्ट तक जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब कवर होंगे सेक्शन 162 में, बट पुलिस रिपोर्ट के बाद चाहे पुलिस ऑफिसर ने कितने भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट सेक्शन 162 में कवर नहीं होगा। Why? Because section 162 uses the word in the course of investigation. So this is the relevance. अभी हम इसको और ज्यादा डिटेल में करेंगे। फर्स्टली मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूं कि सेक्शन 162 क्या बोलता है, कि अगर कोई स्टेटमेंट है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने रिकॉर्ड किया है, पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है, देन दिस स्टेटमेंट cannot be used in trial or inquiry. ये जो स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है, उस स्टेटमेंट को ना ही ट्रायल में आगे यूज किया जा सकता है, ना ही इंक्वायरी में आगे यूज किया जा सकता है। सो यू मस्ट बी थिंकिंग, फिर क्या मतलब हुआ? देन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट स्टेटमेंट? जब आप उसको आगे यूज ही नहीं कर सकते हो, देन दैट स्टेटमेंट इज यूजलेस। यस, दैट स्टेटमेंट इज नॉट यूजलेस, बट इट वॉज रिकॉर्डेड ओनली फॉर द इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। It was recorded only for the investigation point of view. पुलिस ऑफिसर ने अपने असिस्टेंस के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के लिए उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया था। जहां पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई, एफआईआर से पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई, नाउ द जॉब ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज डन। इसके बाद कोर्ट का रोल आएगा, और जब कोर्ट का रोल आता है तो पिछले वाले जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते हो। आपको कोर्ट को नाउ उसके फ्रेश हियरिंग, फ्रेश स्टेटमेंट्स, फ्रेश विटनेस टेस्टिमनीज, सब कुछ फ्रेश होगा। पुराने स्टेटमेंट्स यूज नहीं कर सकते हैं। सो एक बार इसके लिए हम बेयर सेक्शन पढ़ लेते हैं, देन आई विल टेल यू कि इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों यूज करने के लिए मना किया जा रहा है कि आप नहीं यूज कर सकते हो, व्हाई? ओके, सेक्शन 162 of CRPC, it deals with section 162 of CRPC, it deals with the statements to the police not to be signed, use of statements in evidence। मैंने आपको बताया कि हम एविडेंशियरी वैल्यू पढ़ने वाले हैं उन स्टेटमेंट्स की जो कि पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए थे अंडर सेक्शन 161 एटसेट्रा। अंडर सेक्शन 161 एटसेट्रा जितने भी स्टेटमेंट्स पुलिस ऑफिसर ने इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किए थे, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू इज गिवन इन सेक्शन 162। ऑल राइट, नेक्स्ट, Clause 1 of section 162. No statement made by any person to the police officer, any person से यहाँ पे क्या मतलब है? Any person का मतलब है वो कोई victim भी हो सकता है, वो accused भी हो सकता है, वो विटनेस भी हो सकता है, वो कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का स्टेटमेंट लिया है, सपोज सिग्नेचर एक्सपर्ट का लिया है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का लिया है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का लिया है, एटसेट्रा। सो बी इट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ने कोई भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दिया है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, under this chapter is chapter 12। चैप्टर 12 ये याद रखना है हमें कि अंडर दिस चैप्टर में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 12 है। दिस चैप्टर 12 वर्ड इज वेरी रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि 162 सेक्शन जो है इसमें लिखा है अंडर दिस चैप्टर, मतलब जो भी स्टेटमेंट इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं,
इस चैप्टर में जितने भी सेक्शंस हैं, उस चैप्टर के सेक्शंस में जो भी स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड हुआ है 162 सिर्फ उसी पे अप्लाई करेगा. नाउ दिस चैप्टर 12 इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन. चैप्टर 12 पूरा इन्वेस्टिगेशन ही है. चैप्टर 12 टॉक्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर, FIR एटसेट्रा, सब कुछ चैप्टर 12 में दे रखा है. तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, तो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उस पे सेक्शन 162 अप्लाई करेगा. ऑल राइट, तो ये चैप्टर 12 की रेलेवेंसी मैंने आपको बताई है, ये आपको याद रखना है. इफ रिड्यूस्ड इन राइटिंग शैल नॉट बी साइंड. इफ रिड्यूस्ड इन राइटिंग शैल नॉट बी साइंड. अगर पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 161 के ओरल एग्जामिनेशन में सपोज किसी विटनेस का, सपोज आई विटनेस का कोई स्टेटमेंट लिया है, तो एंड इट हैज बीन रिड्यूस्ड इन राइटिंग, तो ये राइटिंग में रिड्यूस कर लिया है. पुलिस ऑफिसर ने ओरल एग्जामिनेशन किया एंड देन दो स्टेटमेंट्स, जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है उसका एक रिटन फॉर्मेट बना दिया है. अब यहां पे अगर वो इससे साइन करवा लेते हैं, सो दैट इज नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 162. यही चीज यहां बोली गई है, शैल नॉट बी साइंड. यहां पे नो स्टेटमेंट, शैल बी साइंड. तो अगर कोई स्टेटमेंट है पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है, उसको साइन नहीं करवा सकता है बाय द पर्सन गिविंग दैट स्टेटमेंट. ओके, बाय द पर्सन मेकिंग इट. नॉर, एक तो फर्स्टली आप साइन नहीं करवा सकते. अगर रिड्यूस टू राइटिंग हो चुका है तो आप उस पर साइन नहीं करा सकते हो. दैट इज द फर्स्ट बार, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन. सेकेंड रेस्ट्रिक्शन, ये तो फर्स्ट थी आपकी. सेकेंड रेस्ट्रिक्शन क्या है? नॉर shall any such statement or any record, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation at the time when such statement was made. Okay, सबसे फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज, अगर कोई स्टेटमेंट राइटिंग में है तो इट शैल नॉट बी साइंड. ये तो फर्स्ट बार है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है. सेकेंड रेस्ट्रिक्शन क्या है? अगर कोई स्टेटमेंट है या तो पुलिस डायरी में है, पुलिस डायरी इज द डेली डायरी ऑफ द पुलिस ऑफिसर. ये एक डेली डायरी, इसको डेली डायरी भी बोला जाता है. ये पुलिस ऑफिसर की एक डायरी होती है जो वो सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए रखता है. उस पुलिस डायरी को एविडेंस के फॉर्म में आप दे नहीं सकते हो, ना कि आप उसमें क्लेम कर सकते हो कुछ कि हाँ उसमें ऐसा स्टेटमेंट लिखा है. नो, इट इज लाइक अ पर्सनल जॉटिंग डायरी ऑफ द पुलिस ऑफिसर. तो वो पुलिस डायरी में अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई भी स्टेटमेंट लिखा है और अदरवाइज का मतलब है, अब वो स्टेटमेंट या तो पुलिस डायरी में हो सकता है या पुलिस ने कहीं पे भी वो स्टेटमेंट या तो लिख के रखा है या वो स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन में कहीं पे भी इन एनी केस रिकॉर्ड किया है, जैसे सेक्शन 161 रिकॉर्ड किया है. तो इस स्टेटमेंट को इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस. ये वर्ड एनी पर्पस को अभी हम लोग और अच्छे से एग्जामिन करेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये सेकंड बार है, सेकंड रेस्ट्रिक्शन है कि कोई भी स्टेटमेंट जो या तो पुलिस डायरी में है या अदरवाइज है,
इसको आप किसी भी पर्पस के लिए, फॉर एनी पर्पस आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, एंड ये पर्पस किस चीज का पर्पस होगा? एनी पर्पस इन एनी इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया है, तो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, तो बचे क्या? इंक्वायरी और ट्रायल। तो हम इसको ना इंक्वायरी में यूज कर सकते हैं ना ट्रायल में यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द बार, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ विच ऑफेंस? ऑफ ऑफेंस जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन की थी हमने। दैट मीन्स द ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो ऑफेंस, वो केस जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन की गई है, उस पर्टिकुलर केस की इंक्वायरी और ट्रायल में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। दैट इज द बार ऑफ सेक्शन 162। दैट इज द बार ऑफ सेक्शन 162। सो ये है सेक्शन 162 क्लॉज 1। सेक्शन 162 क्लॉज 1। ओके, प्रोवाइजो में जाने से पहले लेट्स जस्ट look at the object of section 162. section 162 क्यों बनाया है? अगर हमें इन स्टेटमेंट्स को आगे कहीं यूज ही नहीं करना था, तो सेक्शन 160 और 161 में पुलिस ऑफिसर को पावर क्यों दी गई? Why? बिकॉज अगर 162 को देखें तो उसने तो सारे स्टेटमेंट्स जो पुलिस ऑफिसर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड किए उनको बाहर कर दिया है कि वो स्टेटमेंट्स यूज नहीं हो सकते। दैट इज बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये जो स्टेटमेंट्स थे, इट वॉज रिकॉर्डेड फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, विच इज काइंड ऑफ समथिंग ऑफ असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर ओनली। सिर्फ पुलिस ऑफिसर ने अपनी खुद की असिस्टेंस, ताकि वो एक पुलिस रिपोर्ट बना सके, एक पुलिस रिपोर्ट बना सके, इन्वेस्टिगेशन करेगा तभी पुलिस रिपोर्ट बनेगी। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को एक रास्ता देने के लिए कि अब क्या करना है, व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑल अबाउट, इंफॉर्मेशन मिली उसको। अब इस इंफॉर्मेशन में कौन से लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों का इस इंसिडेंट से रिलेटेड, इस ऑफेंस, इस केस से रिलेटेड क्या कहना है, ताकि पुलिस ऑफिसर अपने डॉट्स को कनेक्ट कर सके और एक पुलिस रिपोर्ट बना के दे सके, ताकि जेएम उस पर कॉग्निजेंस ले सके। अब जब पुलिस रिपोर्ट दे दी गई है इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे, जेएम ने इस पे कॉग्निजेंस ले लिया है, now these statements are of no use for the judicial magistrate. अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो अपनी इंक्वायरी और ट्रायल करेगा, वो अपने फ्रेश स्टेटमेंट्स के बेसिस पे करेगा, ना कि प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया था। ऑलराइट, इसका एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। इसका एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 161 में एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है इन राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल इन राइटिंग, ओके, एंड यहां पे इसने साइन करवा लिया है। ए इज अ विटनेस जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, एंड ए से ही उसने साइन करवा लिया है। नाउ एट द ट्रायल, अब ट्रायल स्टार्ट होता है, ओके, तो कोर्ट ने ए को पेश होने के लिए बोला। जो विटनेस था उसने, कोर्ट ने उसी विटनेस को कोर्ट में प्रोड्यूस होने के लिए बोला। ट्रायल चल रहा है। नाउ हियर व्हेन ही इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, जब वो कोर्ट के सामने पेश होता है, नाउ ही विल बी अंडर अ फियर और मेंटल प्रेशर, बिकॉज इसने जो पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दिया है वो ही हैज साइंड। तो एक बार अगर आपने एज अ रैशनल पर्सन अगर आपने कोई चीज साइन करके दे दी है, तो क्या आप अपने स्टेटमेंट से डेविएट हो सकते हो? नो, नाउ यू कैन नॉट डेविएट फ्रॉम योर स्टेटमेंट इवन इफ योर स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग। उस टाइम पे जल्दी में ए ने पुलिस ऑफिसर के डर से कोई स्टेटमेंट दिया था जिसको साइन भी कर दिया था, बट एक्चुअली में ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट था।
बट क्योंकि ये साइन कर चुका है तो अब वो ट्रायल में भी राइट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट नहीं दे पाएगा, बिकॉज ही विल बी अंडर अ फियर और मेंटल प्रेशर दैट बिकॉज ही हैज साइंड द डॉक्यूमेंट, बिकॉज ही हैज साइंड द डॉक्यूमेंट गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, नाउ he cannot deviate from his previous statement which was maybe wrong. So इस तरीके से अगर चलेगा तो कोर्ट कभी भी, कोर्ट will not be able to fetch out the truth. Court will not be able to fetch out the truth. So that is why इसी चीज के लिए to prevent all these things, section 162 was introduced in CRPC. All right. What if कोर्ट के सामने कोई ऐसा इंसिडेंट आता है जब सेक्शन 161 में कुछ रिटन स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ने लिया था और साइन कर चुका है, जो विटनेस है वो ऑलरेडी साइन कर चुका है, तो ऑब्वियसली सेक्शन 162 हमें ऐसा करने से मना करता है, तो इट इज एन इर्रेगुलरिटी. आई टोल्ड यू कि अगर आप प्रोसीजर के अगेंस्ट कुछ करते हो तो दैट इज एन इर्रेगुलरिटी, बट इट विल बी एन अ क्योरेबल इर्रेगुलरिटी एंड नॉट इनक्योरेबल इर्रेगुलरिटी. ये एक क्योरेबल इर्रेगुलरिटी होगी, दैट मीन्स इट कैन बी क्योर्ड. इसके बेसिस पे सिर्फ क्योंकि उसने साइन कर दिया प्रोसीडिंग को क्वॉश नहीं कर सकते हो. ऐसे केस में क्योरेबल इर्रेगुलरिटी होगी, बट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो उस पर्सन को, जब वो पर्सन कोर्ट में पेश हो रहा है तो वो उसको कॉशन कर देगा, उसको वार्न कर देगा, उसको इन्फॉर्म अवेयर कर देगा दैट यू आर बाउंड टू से द ट्रूथ, कि आपको यहां पे सच ही बोलना है. ये इंफॉर्मेशन, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि उस पर्सन को, जब वो पर्सन कोर्ट में आ रहा है तो उसको ये चीज बताती जाए कि यू आर नॉट बाउंड टू रिपीट द सेम थिंग जो आपने पुलिस ऑफिसर को साइन करके दी है, यू आर फ्री टू स्पीक द ट्रूथ. ऐसे केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इतना करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज अ क्योरेबल इर्रेगुलरिटी. ऑल राइट, सो नाउ ओके, मूविंग टू द प्रोवाइजो. प्रोवाइजो जो है इसका, इट इज एन एक्सेप्शन, बिकॉज यहां पे क्या लिखा है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस सेव एज हेयर इन आफ्टर. हमने क्या देखा कि किसी भी पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, पर सेक्शन 162 में ही लिखा है कि सेव एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड. मतलब सेक्शन 162 में जो प्रोवाइजो है दैट इज एन एक्सेप्शन. तो सिर्फ इस केस में आप सेक्शन 162 के बार को ओवर रूल कर सकते हो. दैट मीन्स आप वो स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप उस स्टेटमेंट को कहीं यूज नहीं कर सकते फॉर एनी पर्पस. नाउ लेट्स जस्ट सी कि ऐसा प्रोवाइजो में क्या एक्सेप्शन दे रखा है जिसमें कि हम सेक्शन 162 में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं. व्हाट आर द एक्सेप्शंस? Provided that when any witness is called for prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner section 145 Evidence Act, and when any part of the statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose of explaining the matter referred to in his cross-examination. बहुत confusing है, but I'll make it simpler for you. Section 162 का proviso क्या बोलता है? Let's make a chart. Firstly, prosecution witness
प्रोसिक्यूशन विटनेस, फर्स्टली क्या लिखा है यहां पे, सबसे पहले एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन, दैट मीन्स वो एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, उसको प्रोसिक्यूशन ने बुलाया है। प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को बुलाएगा तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस लेके आता है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। दैट मीन्स ये प्रोवाइजो है कि सेक्शन 162 कब अप्लाई नहीं करेगा, तब अप्लाई नहीं करेगा जब कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड नॉट डिफेंस विटनेस। ऑब्वियसली जब एक्सप्रेसली लिखा है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन विटनेस पे अप्लाई करेगा, डिफेंस विटनेस पे अप्लाई नहीं करेगा। ऑल राइट, प्रोसिक्यूशन विटनेस, लेट्स रीड नेक्स्ट। Whose statement has been reduced into writing, if duly proved, may be used by the accused। अब इस स्टेटमेंट को, प्रोसिक्यूशन विटनेस का कोई स्टेटमेंट था which was reduced into writing, it was reduced into writing, तो ये यूज हो सकता है, 162 का एक्सेप्शन है, बट कौन यूज कर सकता है? The accused। accused का मतलब क्या है? accused की साइड से कौन होगा? The defense। जो डिफेंस साइड है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस के स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। दैट मीन्स प्रोसिक्यूशन साइड, इंप्लाइडली इसका यही मीनिंग है कि प्रोसिक्यूशन साइड कैन नॉट यूज, बट आगे अगर हम पढ़ते हैं, एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन, दैट मीन्स ये जनरल है, जनरली सिर्फ डिफेंस विटनेस ही यूज कर सकता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस यूज नहीं कर सकता है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट की परमिशन ले ली जाए, तो इवन प्रोसिक्यूशन साइड भी अपने खुद के विटनेस के स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। ओके, वैसे डिफेंस साइड ही प्रोसिक्यूशन विटनेस के स्टेटमेंट को यूज कर सकता है, प्रोसिक्यूशन साइड अपने खुद के विटनेस के स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकता है जनरली। बट अगर प्रोसिक्यूशन साइड ने कोर्ट की परमिशन ले ली है तो वो अपने खुद के विटनेस के स्टेटमेंट को भी यूज कर सकता है। दैट इज एन एक्सेप्शन। एंड किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? टू कॉन्ट्राडिक्ट as per section 145. So it needs a detailed explanation. इस पे मैं आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, टू कॉन्ट्राडिक्ट, और वो भी कैसा कॉन्ट्राडिक्शन? अंडर सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, अंडर सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब एक छोटी सी चीज देखते हैं, सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता क्या? इट टॉक्स अबाउट क्रॉस एग्जामिनेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। इट टॉक्स अबाउट क्रॉस एग्जामिनेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्रॉस एग्जामिनेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात करता है। ऑल राइट, सेक्शन 145 क्या बोलता है कि जब क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, सपोज डिफेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहा है। ओके, क्रॉस एग्जामिन कर रहा है, सपोज इसने एग्जामिनेशन इन चीफ में कुछ बातें बोली थी। ओके, तो अब उस चीज के बेसिस पे यही होता है, सबसे पहले एक विटनेस आता है, उसका चीफ एग्जामिनेशन होता है जो कि जिस साइड ने उसको बुलाया है वो खुद करता है। उसके बाद जो ऑपोजिट साइड है वो उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है उस बेसिस पे जो उसने चीफ एग्जामिनेशन में बोला है या किसी और बेसिस पे भी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में कुछ मेंशन किया था, इस ए विटनेस ने चीफ एग्जामिनेशन में भी, अब इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। तो सेक्शन 145 बोलता है कि जब प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसका प्रीवियस स्टेटमेंट उसको कभी भी दिखाया नहीं जाएगा,
उसको कभी भी दिखाया नहीं जाएगा कि ये आपने प्रीवियस स्टेटमेंट दिया था, अब हम इसके बेसिस पे आपका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, नो। बट यहीं पे एक और बात बोली जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे तो आप उसको प्रीवियस स्टेटमेंट इट कैन नॉट बी शोन टू हिम, इट नीड नॉट बी शोन टू हिम, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। बट क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे सपोज ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं, पूरे पॉइंट्स पे क्रॉस एग्जामिन किया, बट ये जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है, ये जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो पहले इसने स्टेटमेंट दिया है उस पे कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है इसने। नाउ दिस विटनेस हैज टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। उससे ये पूछा जाएगा कि आपने पहले वैसे बोला था, अब आप ये बोल रहे हो, तो व्हाट इज द रीजन? एंड इफ ही सेज कि हाँ मैंने पहले ऐसा बोला था, तो दैट मीन्स ही इज कॉन्ट्राडिक्टेड, ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, ही इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी विटनेस। ओके, सो दिस इज द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो सेक्शन 145 बोलता है क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्रॉस एग्जामिन कर लो, प्रीवियस स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। बट उसके बेसिस पे जब आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, तो द पार्ट which needs to be contradicted should be shown to him। इसका मतलब क्या है? उसको ये पूरी डॉक्यूमेंट दिखाई जाएगी, बट ये जो दो पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो इस विटनेस को, इन दो पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया जाएगा एंड इसको बताया जाएगा कि दिस इज योर प्रीवियस स्टेटमेंट। ओके, ये है सेक्शन 145। सेक्शन 145 खुद से यही बोलता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे प्रीवियस स्टेटमेंट जो भी उसने पुलिस को दिया है, सपोज 161 का स्टेटमेंट है, वो उसको नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि एनीवेज आपको यूज नहीं कर सकते आप उसको 162 के अकॉर्डिंग, और वैसे भी सेक्शन 145 भी बोलता है इट नीड नॉट बी शोन। बट कॉन्ट्राडिक्शन के टाइम पे सेक्शन 145 अलाउ करता है कि आप वो पार्ट हाईलाइट करके उसको वो स्टेटमेंट दे सकते हो, प्रीवियस स्टेटमेंट जो 161 में रिकॉर्ड हुआ था। एंड दैट इज द रीजन कि यहां पे द वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट इज मेंशन्ड एंड नॉट क्रॉस एग्जामिनेशन। सो दैट मीन्स जब कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रेजेंट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, तो डिफेंस साइड उसके प्रीवियस स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। इवन प्रोसिक्यूशन साइड भी खुद अपने विटनेस के प्रीवियस स्टेटमेंट को यूज कर सकता है 161 वाले, बट उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट ये दोनों क्योंकि प्रीवियस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, बट ओनली फॉर contradiction under section 145 and not cross examination सेक्शन 145 में दोनों बातें बोली गई हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो सेक्शन 162 में सिर्फ यही चीज में अप्लाई कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि स्पेशली मेंशन्ड है टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस एज पर सेक्शन 145। इसका मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में आप प्रीवियस स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते हो। यही बात 145 में भी लिखी गई है, और यही बात कहीं ना कहीं इम्प्लाइडली 162 में भी बोली गई है। ऑलराइट, तो ओनली फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ऑलराइट, इसके बाद इसमें लिखा है री एग्जामिनेशन। अब जो हमने ये देखा कि यहां पे क्रॉस एग्जामिन करा गया है और कॉन्ट्राडिक्ट करा गया है। अब क्योंकि डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन विटनेस को उसी के प्रीवियस स्टेटमेंट पे हाईलाइट करके कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, तो अब अगर प्रोसिक्यूशन ये चीज मान लेता है कि हाँ हमारे विटनेस ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है अपनी पुरानी बात से, सो दैट विल गो अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन, क्योंकि विटनेस ही गलत बोल रहा है अगर, तो वो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट जाएगा। नाउ द प्रोसिक्यूशन साइड विल एक्सप्लेन द कॉन्ट्राडिक्शन।
अब वो कॉन्ट्राडिक्शन जो उसके विटनेस ने किया है वो उसको एक्सप्लेन करेगा। कैसे एक्सप्लेन करेगा, क्यों एक्सप्लेन करेगा, ताकि वो उसके अगेंस्ट न जाए। और जब वो उसको एक्सप्लेन करेगा तब वो उस विटनेस को, उसी ए विटनेस को री एग्जामिन करेगा। कैसे एक्सप्लेन करेगा, उसको री एग्जामिन करके वो उसको अपनी तरीके से अब री एग्जामिन करेगा, ताकि इस बार वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे और वो पुराने कॉन्ट्राडिक्शन का कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे सके। तो उसको री एग्जामिन करेगा। पहले कॉन्ट्राडिक्ट किया डिफेंस ने, अब प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस के कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए उसको री एग्जामिन करेगा। और सेक्शन 162 बोलता है कि ऐसे री एग्जामिनेशन में प्रीवियस स्टेटमेंट को जो कि कॉन्ट्राडिक्शन में यूज हुआ था उसको री एग्जामिनेशन में भी यूज किया जा सकता है, बट सिर्फ उसी एक्सटेंट तक यूज किया जा सकता है, ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्ट्राडिक्शन, ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग दी कॉन्ट्राडिक्शन। वो जो कॉन्ट्राडिक्शन डिफेंस ने किया है उस कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके रीजंस देने के लिए सिर्फ उस पर्पस से, सिर्फ उस एक्सटेंट तक री एग्जामिनेशन में भी प्रीवियस स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है, अदरवाइज कहीं यूज नहीं हो सकता है प्रीवियस स्टेटमेंट। ये है 162 का बार। ऑल राइट, सो दिस वॉज प्रोवाइजो, जो कि एक एक्सेप्शन देता है जहां पे ये अलाउ करता है कि इस केस में आप प्रीवियस स्टेटमेंट जो कि आपने पुलिस ऑफिसर को दिया है उसको यूज कर सकते हो। एक और प्रोवाइजो है इसका, ये दिस इज एन एक्सेप्शन, क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या बोलता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई। इसका मतलब ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 162 क्लॉज 1 जिसमें बार दिया गया है, ये भी उसका एक एक्सेप्शन ही है। इसमें क्या बोला गया है कि ये किस पे अप्लाई नहीं करेगा। सेक्शन 162 क्लॉज 1 किस पे अप्लाई नहीं करेगा, सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट और सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट। लेट्स जस्ट सी सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट एंड 27 एविडेंस एक्ट है क्या। सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट हमें पता है इट डील्स विद डाइंग डिक्लेरेशन, इट डील्स विद डाइंग डिक्लेरेशन। तो हमारा सेक्शन 162 क्लॉज 2 बोल रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन के केसेस पे 162 का क्लॉज 1 मतलब जो बार है, जो रेस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं करेगी। उसका रीजन क्या है, इट इज अ कॉमन सेंस कि अगर कोई पर्सन है जिसने पुलिस को कोई स्टेटमेंट दिया है, मे बी वो विक्टिम था, उसने 161 में पुलिस को कोई स्टेटमेंट दिया था पुलिस ऑफिसर को, एंड नाउ, और उस स्टेटमेंट में उसने अपने डेथ का कॉज बताया था, कॉज ऑफ हिज डेथ। तो दैट मीन्स वो एक डाइंग डिक्लेरेशन थी, नाउ दैट पर्सन हैज डाइड और उसकी डेथ के बाद इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होता है। तो अगर हम इसके पुराने स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दी थी इसने डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में, अगर हम उसको 162 के अंदर बार कर देते हैं, तो नाउ दैट पर्सन हैज डाइड, तो क्या आप उसको वापस बुलाओगे कि इंक्वायरी और ट्रायल में आके टेस्टिफाई करना है? ही कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो इसीलिए उसकी जो डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस ऑफिसर को दी थी अंडर सेक्शन 161, it will be used in the inquiry or trial, and that is why ये section 162 clause 1 का एक exception है। All right, next exception क्या है? section 27. Section 27 of Indian Evidence Act deals with discovery statement. डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या होता है? कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें जो पर्सन है वो किसी भी फैक्ट की, किसी भी थिंग की डिस्कवरी के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्डर का केस है तो 161 में पुलिस ऑफिसर को अक्यूज्ड ने स्टेटमेंट दिया है, अक्यूज्ड ने 161 में पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में ही हैज डिस्क्लोज्ड, ही हैज रिवील्ड कि उसने मर्डर वेपन कहां पे हाइड किया है। ओके, तो सपोज ये पूरा स्टेटमेंट है जिसमें उसने स्टार्टिंग से एंड तक बताया। यहाँ पे इसने बताया कि इसका क्या मोटिव था, यहाँ पे इसने बताया कि किस तरीके से इसने मर्डर कमिट किया है, यहाँ पे इसने बताया कि उसके बाद ये भाग गया, क्यों भागा, इसको क्या लगा कि पुलिस आ रही है, ये हो रहा है, एवरीथिंग ही हैज एक्सप्लेन्ड यहां तक। बट ये वाला जो पैराग्राफ है
यहां पे इसने बताया है कि जिस नाइफ से इसने मर्डर कमिट किया है वो इसने किसी पिट में बरी कर दिया है, छुपा दिया, किसी पिट में बरी कर दिया है, ये इसने यहां पे बताया है। तो इस पूरे स्टेटमेंट में से ओनली दिस पार्ट, ये जो डिस्कवरी वाला पार्ट है, ओनली दिस विल बी रेलेवेंट एंड दिस विल बी फ्री फ्रॉम बार ऑफ सेक्शन 162 क्लॉज 1। दिस विल बी फ्री फ्रॉम द बार ऑफ सेक्शन 162 क्लॉज 1। क्यों? क्योंकि ये डिस्कवरी बता रहा है ऑफ द मर्डर वेपन विच कैन बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द प्रोसीडिंग, फॉर द केस। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डिस्कवरी स्टेटमेंट को एक्सेप्शन में डाला गया है ऑफ सेक्शन 162। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 162। एक एक्सप्लेनेशन और बचता है इसका, वील रीड द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इज एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टांस इन द स्टेटमेंट referred to in subsection 1 may amount to contradiction, कोई omission to state a fact है, वो एक omission भी contradiction हो सकता है if the same appears to be significant, and otherwise relevant, having regard to the context in which such omission occurs and whether the omission amounts, it is a question of fact. So, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि अगर कोई ओमिशन है, ओमिशन का मतलब होता है टू ओमिट टू स्टेट अ फैक्ट, कोई फैक्ट स्टेट ना करना। ओके, टू स्टेट अ फैक्ट का मतलब है कोई फैक्ट बोलना, ओमिट टू स्टेट अ फैक्ट का मतलब है कि कोई फैक्ट ना बोलना। तो अगर किसी पर्सन ने, कोई एक पर्सन है, सपोज एक विटनेस है ए, उसका 161 का एग्जामिनेशन चल रहा था बाय द पुलिस ऑफिसर एंड ही omitted to state a fact number 1 and fact number 2. फैक्ट नंबर 1 और फैक्ट नंबर 2 बताना या तो वो भूल गया या पर्पसली उसने नहीं बताया, बट ही omitted. फैक्ट नंबर 1 और 2 omit कर दिए गए थे उस टाइम पे, उसने नहीं बताया। बट इन दी ट्रायल he stated F1 and F2. He stated those two facts जो कि तब बोलने चाहिए थे, but he omitted. Okay, and by chance these F1 and F2 they are relevant for the case, and ये statements बोला जब कोर्ट के ट्रायल में आके इसने F1 and F2 बोला, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन माना जाएगा, इसको भी एक कॉन्ट्राडिक्शन माना जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन बेसिकली सिर्फ प्रीवियस स्टेटमेंट का नहीं होगा कि पहले आपने कुछ बोला अब आप कुछ बोल रहे हो। कॉन्ट्राडिक्शन ओमिशन का भी हो सकता है, प्रीवियस ओमिशन का भी हो सकता है, बिकॉज यहां पे क्योंकि इतने रेलेवेंट फैक्ट इसने ओमिट कर दिए, इट अमाउंटेड टू अ स्टेटमेंट ओनली। एंड नाउ व्हेन ही इज स्टेटिंग F1 and F2 which is relevant for the case, it will amount to contradiction. और इस पे वो ही प्रोवाइजो अप्लाई करेगा जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन से रिलेटेड बात बोली गई है। 162 का जो प्रोवाइजो है जिसमें वो कॉन्ट्राडिक्शन में प्रीवियस स्टेटमेंट को यूज करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो वो ओमिशन के केसेस में भी वो प्रोवाइजो जो है वो एप्लीकेबल होगा। और ये बात बोली गई थी इन अ केस तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ओके, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेयर सेक्शन। एंड अब हम एक बार नोट्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से चीजें हैं। ओके, स्टेटमेंट मस्ट बी स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस शैल नॉट बी साइंड। ओके, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, दैट ही शुड बी केप्ट फ्री इन हिज माइंड टू स्पीक वॉट एवर इज द ट्रूथ, to speak whatever is the truth. He should not be under any mental fear to speak the same statement which he has written and signed. Obviously मैंने बताया आपको कि वो फिर
एज एन अश्योरेंस हो जाएगा कि पहले आपने जो चीज बोली आप अगर उसको साइन कर रहे हो, दैट इज एन अश्योरेंस कि आप दोबारा वही चीज बोलोगे, दैट यू विल नॉट डिविएट फ्रॉम योर स्टेटमेंट. तो इसीलिए इट शुड नॉट बी साइंड. सो सेकेंड पॉइंट, restriction does not apply to the report of the experts. Now ये जो एक restriction है, सेक्शन 162 का जो restriction है कि आप किसी पर्सन का अगर स्टेटमेंट रिटन में ले रहे हो तो आप उससे वो रिटन स्टेटमेंट साइन नहीं करा सकते हो, ये बोलता है सेक्शन 162. बट इसका एक एक्सेप्शन है एक्सपर्ट्स के केसेस में. सपोज फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उसने अपनी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट बना के दी है, या फिर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, दो हैंड राइटिंग्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट था तो दोनों हैंड राइटिंग्स को एग्जामिन करके उसने अपनी रिपोर्ट बना के दी है, मेडिकल रिपोर्ट बनाई है किसी मेडिकल एक्सपर्ट ने, एटसेट्रा. तो ये सब रिपोर्ट्स, अगर कोई रिपोर्ट है एंड इफ इट इज नॉट साइंड बाय द अथॉरिटी और द सिग्नेटरी, जो जिस पर्सन ने ये रिपोर्ट बनाई है, अगर वो पर्सन उसको साइन नहीं करके देता है, देन वो रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है. रेगुलर प्रैक्टिस में भी अगर हम कोई भी रिपोर्ट, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो इट हैज टू बी साइंड एंड सील्ड बाय द अथॉरिटी, अदरवाइज उसकी ऑथेंटिकेशन इज ऑलवेज क्वेश्चनड. तो इसीलिए एक्सपर्ट के केसेस में ये चीज अप्लाई नहीं होगी. एक्सपर्ट अगर अपनी कोई भी रिपोर्ट बना रहा है तो इट मैंडेटरीली बी साइंड बाय द एक्सपर्ट टू मेक इट मोर ऑथेंटिक. ऑलराइट. ओके, नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेशन शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12. ये चीज मैंने आपको बताई है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इट शुड बी, ये जो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो यूज हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन है. और कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन दी है, इसका मतलब क्योंकि स्पेसिफिकली अगर ये चीज मेंशन की गई है कि हम चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स चैप्टर 12 के अलावा भी कहीं पे किसी और टाइप की इन्वेस्टिगेशन दी गई है, तो स्पेसिफिकली चैप्टर 12 यहाँ पे मेंशन किया ताकि हम कंफ्यूज ना हो. ऑलराइट. एक और इन्वेस्टिगेशन दी गई है इन चैप्टर 15, दैट इज चैप्टर 15 डील्स विथ कंप्लेंट प्रोसीडिंग. तो जब भी मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आती है अंडर सेक्शन 200, मैजिस्ट्रेट उस पर प्रोसीडिंग शुरू कर देता है. सेक्शन 200 में मैजिस्ट्रेट उस पे प्रोसीडिंग शुरू कर देता है. मैजिस्ट्रेट खुद से कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस के स्टेटमेंट लेता है, और अगर उसको लगता है कि सिर्फ स्टेटमेंट लेने से कुछ नहीं होगा तो वो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने बोल देता है. बट ये जो इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज नॉट द इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, रादर इट इज एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 15 एंड हेंस 162 सिर्फ इसी पे अप्लाई करेगा. 162 कंप्लेंट प्रोसीडिंग वाली इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर 15 वाली इन्वेस्टिगेशन पे अप्लाई नहीं करेगा. ऑलराइट. ये इसीलिए मेंशन है कि चैप्टर 12 अंडर दिस चैप्टर स्पेसिफिकली लिखा है. ऑलराइट, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो. ओके. ऑलराइट. During the course of investigation refers to the time period from the commencement until the completion of the investigation, and in the course of investigation है एक, और एक है during the course of investigation. In the course of investigation also refers to the situation where the police officer is investigating the case or he has a mental frame to investigate the case. Okay. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रामेटिकली अगर हम देखें, लिटरल मीनिंग अगर हम देखें, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों सेम है. क्योंकि ड्यूरिंग का मीनिंग भी वही होता है कि दौरान, और इन का मीनिंग भी यहीं पे यही है कि उसके दौरान. बट यहां पे फिर इस सेक्शन 162 में ड्यूरिंग क्यों नहीं यूज हुआ है, इन क्यों यूज हुआ है? देयर इज अ डिफरेंस. अगर सपोज यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूं, FIR की गई है सपोज 3rd of January
जनवरी को यहां से शुरू हुआ है, ये FIR की गई है एंड देन पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी गई है और इसी दिन कॉग्निजेंस भी ले लिया गया था, दैट इज 3rd of August। 3rd of August मतलब 3rd जनवरी से लेके 3rd अगस्त तक हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है दैट इज ड्यूरिंग, जिस दिन से शुरू हुई है जिस दिन खत्म हो रही है, वो जो पूरा टाइम फ्रेम होता है ये होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पूरा कोर्स। Whereas in the course of investigation का मतलब है वो टाइम पीरियड, इस 3 जनवरी से 3 अगस्त के बीच का वो टाइम फ्रेम, सपोज 2 महीने हो 3 महीने हो, तो इस 3 जनवरी से 3 अगस्त तक के बीच का वो टाइम फ्रेम जहां पे पुलिस ऑफिसर इज एक्चुअली प्रैक्टिकली लाइक इन अ फील्ड वर्क, वो उस टाइम पे वो फील्ड वर्क पे है। दैट मीन्स जिस टाइम पे ही इज एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ही इज एक्चुअली एग्जामिनिंग द पर्संस, द विटनेसेस, ही इज कलेक्टिंग एविडेंसेस, ही इज प्रोसीडिंग ऑन द स्पॉट, ही इज अरेस्टिंग पीपल उस ऑफेंस से रिलेटेड। तो वो जो प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन वाला टाइम है 3 जनवरी से 3 अगस्त के बीच में, वो होगा इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसी रीजन से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं यूज हुआ है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो तभी भी माना जाएगा जब पुलिस ऑफिसर ड्यूटी के बाद अपने घर चले जाते हैं, बट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सिर्फ वही टाइम माना जाएगा व्हेन ही इज एक्चुअली ऑन द फील्ड वर्क। ऑलराइट, सो दैट इज the difference. Okay, the latter part of the section clearly declares the bar according to which a statement either written or oral, if made to the police officer in the course of investigation, cannot be used for any purpose of that offense. Thus it is implicit that it can be used for evidentiary purpose of any other offense. ऑब्वियसली मैंने ऊपर आपको बताया कि इधर लिखा है, सेक्शन में क्या लिखा है, सेक्शन में लिखा है फॉर एनी पर्पस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिस टाइम पे वो स्टेटमेंट दिया गया है उस टाइम पे जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये स्टेटमेंट लिया गया है, सिर्फ उस ऑफेंस के लिए आप उसको आगे इंक्वायरी और ट्रायल में यूज नहीं कर सकते हो। तो इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है कि आप उस स्टेटमेंट को उस ऑफेंस के इंक्वायरी ट्रायल में नहीं, बट किसी और ऑफेंस, कोई और रिलेटेड ऑफेंस है उसके इंक्वायरी और ट्रायल में आप इसको यूज कर सकते हो। वहां पे 162 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 162 सिर्फ कहां बार करता है, जिस किसी भी पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते हो। किस चीज में, जो स्टेटमेंट जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में दिया गया है उस ऑफेंस के केस में, उस केस में नहीं दे सकते हो, बट फॉर एनी अदर रिलेटेड ऑफेंस आप दे सकते हो। इन एनी अदर केस आप उसको यूज कर सकते हो, तब 162 का बार वहां पे नहीं लगेगा। The statement recorded in the course of investigation cannot be used for any evidentiary purposes. उधर लिखा है any purpose. Any purpose का मतलब है evidentiary purpose. Evidentiary purpose, किसी भी evidentiary purpose के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हो. That means उसकी evidentiary value is nil. उसकी evidentiary value is nil. ना ही आप उसको सब्सटैंटिव एविडेंशरी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे हमने FIR में पढ़ा था कि 2 तरीके के एविडेंशरी पर्पस होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव जिसमें कि रेलेवेंसी से रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं, और एक होता है प्रोसीजरल जिसमें आपके हियरिंग और प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं। तो आप 162 के बार वाले स्टेटमेंट को किसी भी, ना ही सब्सटैंटिव ना ही प्रोसीजरल, दोनों में से किसी में भी यूज नहीं कर सकते हो। इट इज अ कंप्लीट बार। ना ही आप उसको एज रेस गेस्टे अंडर सेक्शन 6 पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन यूज कर सकते हो, ना ही आप उसको एज अ कंडक्ट अंडर सेक्शन 8 यूज कर सकते हो, ना ही आप उसको एज एन एडमिशन अंडर सेक्शन 21 यूज कर सकते हो, ना ही आप उसको एज अपॉर्चुनिटी और ओकेजन नहीं यूज कर सकते, सेक्शन 7 में भी नहीं यूज कर सकते हो। ना ही आप उसको बॉडी लैंग्वेज और एनी अदर फीलिंग, इंटेंशन, मोटिव, किसी चीज के लिए नहीं यूज कर सकते अंडर सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट। अगर सब्सटैंटिव पे आए तो ना आप उसको कोरॉबरेशन के लिए यूज कर सकते हो अंडर सेक्शन 157,
ना ही आप उसको एनी अदर पर्पस लाइक इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेस अंडर सेक्शन 155 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, आप दोनों में से किसी भी पर्पस के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए बोला जाता है इट्स एविडेंशियरी वैल्यू इज निल. ओके, section applies on the prosecution witness or not on the defense witness, that we have already studied, but it is generally. The word used is generally. Contradiction can be done by the defense of the prosecution witness generally and cannot be done by the prosecution of the defense witness except with the permission of the court. कोर्ट की परमिशन लेके कर सकता है. और ऐसा क्यों होगा? बट अगर हम एक कॉमन सेंस अप्लाई करें तो क्यों प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने ही विटनेस को, प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेगा? वाई क्यों करना चाहेगा वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट? कोर्ट की परमिशन लेगा कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूं इसको, तो क्यों करना चाहेगा? द रीजन इज इफ द विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल. If the witness turns hostile, तो prosecution witness अपने खुद के hostile witness को, जो witness उसने अपनी तरफ से produce किया था, present किया था, but court में आके वो witness prosecution जिसने उसको present किया है उसी के against हो गया. That means that witness turned hostile. तो उसको contradict करने के लिए prosecution court की permission लेके उसके previous statement को use कर सकता है only for the purpose of contradiction. Alright? And that is तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो हमने अभी भी पढ़ा है, रिलेटेड टू ओमिशन. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू सेक्शन 162. क्वेश्चन इज, क्या FIR 162 से हिट हो सकती है कभी भी? क्या FIR जो है हमारी कभी भी सेक्शन 162 से हिट हो सकती है? दैट इज अ क्वेश्चन. जनरली नहीं होती है. क्यों? क्योंकि FIR के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. तो जब FIR हो रही होती है तब इन्वेस्टिगेशन का कोर्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, उसके ऊपर अकरेंस रिपोर्ट जाती है, तब से जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. बट अगर क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को FIR मान लिया जाए, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को FIR मान लिया जाए, तो दैट मीन्स उसके जस्ट बाद से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो जब उस क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए पुलिस ऑफिसर ऑन स्पॉट जाएगा और वहां पे बाय चांस उसको कोई आई विटनेस मिल गया जहां से उसको एक रियल FIR गैदर करने को मिली उस आई विटनेस से, तो उसकी जो FIR होगी वो मानी जाएगी इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वाई? बिकॉज स्क्रिप्टिक के बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी थी और इस FIR की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रहेगी. भले ही इट इज अ डिटेल्ड FIR, बट क्योंकि हमने क्रिप्टिक FIR को FIR मान लिया है तो इस वाले की एविडेंशियरी वैल्यू खत्म हो जाती है. तो बाद में आप इसको सिर्फ कोरोबोरेशन के लिए यूज कर सकते हो, जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, दैट्स इट. ओके, डज सेक्शन 162 अप्लाई ऑन बोथ कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस? Yes, section 162 applies on both cognizable as well as non-cognizable. The only requirement is जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. फिर चैप्टर 12 डील्स विथ इन्वेस्टिगेशन ऑफ बोथ द केसेस, कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल. तो 162 दोनों पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरे चैप्टर 12 पे अप्लाई होता है, तो कॉग्निजेबल पे भी अप्लाई होगा, नॉन कॉग्निजेबल पे भी अप्लाई होगा. लास्ट पॉइंट, does section 162 apply on the complaint also? This also we have already done कि complaint cases में section 162 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि complaint proceeding में magistrate जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग वाली इन्वेस्टिगेशन होती है. दैट इज एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 15 एंड नॉट चैप्टर 12. और क्योंकि वो चैप्टर 12 के अंदर नहीं आ रही है, इसीलिए उस पे सेक्शन 162 का बार नहीं लगेगा. उस पे सेक्शन 162 का बार नहीं लगेगा. Alright, so this was all about section 162 CRPC. This section is very important. चाहे आप इसको प्रीलिम्स के लिए रेफर करो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कई बार आपको एक फैक्चुअल क्वेश्चन दे दिया जाता है.
फैक्चुअल क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें आपको इश्यूज फ्रेम करने होते हैं और उसमें आपको रीजनिंग देनी होती है कि ये स्टेटमेंट यूज हो सकता है, ये स्टेटमेंट यूज नहीं हो सकता है, तो क्यों। तो इसमें कई बार ये लोग 162 का बार पूछ लेते हैं कि ये फैक्ट्स ऐसे दे देते हैं कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया गया है और वो फिर आगे यूज नहीं हो सकता है, तो इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इन केसेस में आपको सेक्शन 162 काम आएगा। इसके अलावा सेक्शन 162 आपको काम आता है व्हाइल योर जजमेंट राइटिंग। जब आप जजमेंट राइटिंग करते हो, जब आपके पास जजमेंट, कई सारे स्टेट जुडिशरीज में आपको पता है कि क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली सब में ही आते हैं, ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स कंटेन्स द क्वेश्चंस ऑफ जजमेंट राइटिंग। तो आपके जजमेंट राइटिंग के टाइम पे जब आप एविडेंसेस का अप्रेजल करते हो तब आपको सेक्शन 162 बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर पूरा स्टेटमेंट, सपोज अगर उसमें लिखा है कि कोई एक विटनेस है जिसने पुलिस ऑफिसर को कोई स्टेटमेंट दिया अंडर सेक्शन 161 और जिसमें उसने कोई डिस्कवरी की है ऑफ अ मर्डर वेपन में भी, ओके, तो आपको जब आप अपने एविडेंसेस का अप्रेजल करोगे इन जजमेंट राइटिंग तो आपको वो चीज एग्जैक्टली लिखनी पड़ेगी कि एज पर द बार ऑफ सेक्शन 162 द होल ऑफ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी एडमिसिबल इन एविडेंस बिकॉज इट हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू, बट द the clause 2 of section 162 itself allows the dying declaration under section 21 to be discovery statement under section 27 to be used and उस पे उसका बार अप्लाई नहीं होता है, तो जजमेंट राइटिंग के टाइम पे आपको ये काम आएगा। Alright, so this was all about section 162 and the upcoming classes हम इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे कि हमें आगे अब क्या स्टेप होता है। ओके, अब कहाँ तक हमने कर लिया है कि पुलिस ऑफिसर के पास स्टेटमेंट आ चुके हैं 161 के। आज हमने 162 पढ़ा है कि उन स्टेटमेंट्स की रेलेवेंसी, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। अब इसके आगे का जो भी होगा वी विल बी स्टडिंग इन द अपकमिंग क्लासेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Take care.